आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा बिंदु निहित हित और समाश्रित हित रहने वाला है, जो कि धारा 19 और 21 से संबंधित है। धारा 19 में निहित हित की बात की गई है। जब हम धारा 19 को जब पढ़ते हैं तो निहित हित के बारे में हम यह जान पाते हैं कि निहित हित दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो यह कि जब कोई अंतरणकर्ता किसी अंतरिति को अपनी संपत्ति का अंतरण करता है तो वह तत्काल उसे उस संपत्ति का स्वत्व तथा उपभोग अर्थात कब्जा दोनों ही प्रदान कर देता है। तो यह तो साधारण और सामान्य बात है, लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है उसमें क्या होता है, उसमें अंतरणकर्ता अंतरिति को अपने संपत्ति का अंतरण करता है और उसे तुरंत स्वत्व तो दे देता है किंतु उपभोग का अधिकार नहीं देता है। जैसे कि हम लोग पूर्व लेक्चर में देखे थे संचयन का सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 में हमने संचयन के सिद्धांत को देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, तो उसमें अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अंतरिति को कर रहा था और अपने जीवन काल के लिए या 18 वर्ष की समयावधि के लिए वह उस संपत्ति में से प्राप्त लाभों को अभिलाभों को अपने पास रख रहा था, अर्थात संचित कर रहा था। तो वहाँ भी अंतरण हो रहा था। तो उस प्रकार का यहाँ भी अंतरण होता है। यहाँ इस प्रकार के अंतरण को निहित हित कहते हैं धारा 19 के अंतर्गत। अर्थात जब कोई अंतरणकर्ता किसी संपत्ति का अंतरण करता है अंतरिति के पक्ष में तो उसका स्वत्व तो उसे प्रदान कर देता है, किंतु उसके अभिलाभ उसका उपभोग उसे तात्कालिक रूप से प्रदान नहीं करता है। अर्थात उसे कुछ समय अवधि के लिए, कुछ निश्चित समय अवधि के लिए मुलतवी कर देता है, रोक देता है। इसके साथ साथ वह किसी अपने उत्तरजीवियों में उसके उपभोग को क्या कर देता है, निहित कर देता है, समाहित कर देता है। तो इस प्रकार से निहित हित, इस प्रकार का अंतरण निहित हित जनरेट करता है। जैसे उदाहरण से हम अगर कहें तो जहाँ कोई व्यक्ति, जहाँ कोई अंतरणकर्ता एक निश्चित घटना घटित होने के लिए क्या करता है, एक अंतरणकर्ता किसी अंतरिति को अपनी संपत्ति का अंतरण करता है और उसके साथ एक ऐसी घटना जोड़ देता है जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटना घटित होनी ही है, किंतु उसमें उसने विक्रय विलेख में यह उल्लेख कर दिया कि यह संपत्ति का उपभोग आप तभी कर पाएंगे जब वह निश्चित घटना घट जाएगी। लेकिन इस प्रकार की घटना होना क्या होता है, अति संभाव्य होता है, अर्थात निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारा 19 में जो हमारा निहित हित है इसे दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला अंतरण तो ये हो गया, पहले में यह था कि अंतरण किया और स्वत्व और उपभोग आत्यांतिक रूप से अंतरिति में समाहित हो गए, अर्थात निहित हित है। दूसरा हमने ये देखा जो थोड़ा टेक्निकल है कि अंतरणकर्ता ने संपत्ति का अंतरण अंतरिति के पक्ष में किया, जिसमें स्वत्व तो प्राप्त हो गया अंतरिति को, किंतु उपभोग करने का अधिकार तुरंत प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात उसने क्या कर दिया, एक विनिर्दिष्ट समय के लिए उसको मुलतवी कर दिया। उपभोग करने के अधिकार को क्या कर दिया, अंतरणकर्ता ने मुलतवी कर दिया। अब अगर हम एक बात इसमें और जाने तो अगर हम अंतर देखा जाए निहित हित में और समाश्रित हित में, तो निहित हित में क्या होता है कि निहित हित में जब अंतरणकर्ता अंतरिति को निहित हित कर मतलब कि संपत्ति का अंतरण करता है तो जब निहित हित जनरेट होता है तो निहित हित में क्या होता है कि संपत्ति के अंतरण के साथ ही
उस संपत्ति में उसका स्वत्व और उपभोग दोनों या सिर्फ स्वत्व अंतरिति को तुरंत प्राप्त हो जाता है। या तो दोनों का मतलब उपभोग करने का अधिकार और स्वत्व दोनों प्राप्त हो जाएगा, या फिर सिर्फ स्वत्व तुरंत ही अंतरण के समय ही अंतरण करते ही अंतरिति को प्राप्त हो जाता है। किंतु वहीं समाश्रित हित में क्या होता है, दोनों में से कोई भी चीज़ तत्काल रूप से उस अंतरिति को प्राप्त नहीं होता है। न तो भोग करने का अधिकार प्राप्त होता है और न ही स्वामित्व अर्थात स्वत्व प्राप्त होता है संपत्ति में। अभी हम लोग जब धारा 21 में आएंगे तो उसको डिटेल से देखा जाएगा। तब तक एक इस पर केस देख लिया जाए। निहित हित पर केस है सुंदर बीबी बनाम लाल राजेंद्र नारायण सिंह का, जिस मामले में कहा गया कि निहित हित के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अंतरिति को अंतरित की गई संपत्ति का आधिपत्य तुरंत ही प्राप्त हो जाए। यह आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी यह आवश्यक नहीं है कि तुरंत अंतरिति को अंतरण के समय ही क्या हो जाए, स्वत्व के साथ साथ उसका उपभोग करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाए। यह आवश्यक नहीं है। तो यह केस इस बात को बताता है। अब इसकी कुछ आवश्यक शर्तों की बात अगर देख लें निहित हित का, तो सबसे पहला यह है कि इसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है कि वह कब से प्रभावी होगा, या फिर यह निर्धारित है कि वह तुरंत प्रभावित होगा। अर्थात या तो समय निर्धारित नहीं है कि उसका उपभोग करने का अधिकार कब प्रभावी होगा, या फिर यह निर्धारित है कि उपभोग का अधिकार तुरंत ही प्रभावी होगा। इसके अलावा किसी घटना के घटित होने पर या घटित ना होने पर जिसका घटित होना या घटित ना होना निश्चित है, इस पर आधारित हो सकता है। तो ये तीन इसके आवश्यक तत्व हैं किसके, निहित हित के। अब अगर हम आए धारा 21 पर, धारा 21 किसकी बात करता है, समाश्रित हित की बात करता है। तो समाश्रित हित के अधीन अगर हम देखें तो कहता है घटना अनिश्चित घटना के घटित होने पर या अनिश्चित घटना के घटित न होने पर प्रभावी होना सृष्ट किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति तद्वारा संपत्ति में समाश्रित हित धारण करता है। अर्थात समाश्रित हित में क्या है, किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर आधारित होता है समाश्रित हित। और जब तक वह घटना अनिश्चित घटना घटित नहीं हो जाती या घट नहीं जाती, तब तक वह व्यक्ति उस संपत्ति में मात्र क्या रखता है, तो समाश्रित हित रखता है। लेकिन जैसे ही वो घटना पूर्ण हो जाती यानी घटित हो जाती है, या अगर घटना न घटने की बात की गई, अगर वो घटना नहीं घटती है तब वह जो समाश्रित हित वाला व्यक्ति है उस संपत्ति में निहित हित प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे ही शर्त पूरे हो जाते हैं तो समाश्रित हित वाला व्यक्ति निहित हित को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के संदर्भ में इससे एक केस है, केस अगर हम लोग डिस्कस करें तो केस है राजेंद्र कांत राय बनाम शांति देवी। इसमें कहा गया है कि समाश्रित हित के मामले में जो शर्त अधिरोपित है उसके घटने से पूर्व यदि अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अर्थात समाश्रित हित में अंतरिति की अगर मृत्यु हो जाती है उस शर्त के पूरा होने से पहले जो अंतरणकर्ता के द्वारा लगाया गया था, अगर उस शर्त को पूरा करने से पहले अगर अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात वहीं उसका समाश्रित हित समाप्त हो जाएगा। किंतु वहीं अगर हम बात करें निहित हित की, तो निहित हित कभी भी समाप्त नहीं होता है, भले शर्त पूरा न हो या वह निश्चित समय न आया हो।
अर्थात अंतरिति की मृत्यु हो जाती है अगर शर्त पूरा करने से पूर्व या फिर वह विनिर्दिष्ट घटना घटित होने या घटित न होने से पहले अगर निहित हित रखने वाले अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को उसका लाभ मिलेगा, अर्थात वह उनसे वंचित नहीं होंगे, अर्थात निहित हित समाप्त नहीं होता। दोनों में अगर हम अंतरण की बात करें तो अंतरण के समय दोनों में अगर अंतर की बात किया जाए तो निहित हित में क्या होता है, तो अंतरण के समय ही स्वामित्व का उपभोग तथा स्वामित्व दोनों प्राप्त हो जाता है या स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वत्व प्राप्त हो जाता है। किंतु समाश्रित हित की अगर बात करें तो इसके संदर्भ में दोनों में से कोई भी चीज उसे प्राप्त न होता है, न तो उसे स्वत्व प्राप्त होता है और न ही उसे उपभोग करने का अधिकार। वहीं पर अगर दूसरा अंतर देखा जाए निहित हित का तो यह किसी घटना के घटित इसमें यह दूसरा शर्त है या फिर दूसरा अंतर कह लें, दूसरा अंतर यह है कि यह किसी घटना के घटित होने या घटना के न घटित होने पर प्रभावी होता है, किंतु इसमें जो घटना का घटित होना है वह निश्चित होता है। किंतु समाश्रित हित में अगर बात करें तो वह घटना घटित हो भी सकती है और घटित नहीं भी हो सकती है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जो शर्त लगाया गया है वह घटना घटित हो ही। तीसरा अगर बात करें, तीसरा अंतर, तो निहित हित में अंतरिति बिना उपभोग प्राप्त किए संपत्ति को क्या कर सकता है, अंतरित कर सकता है। अर्थात निहित हित रखने वाला अंतरिति क्या कर सकता है, जैसे ही अंतरण हो गया अर्थात उसे स्वत्व प्राप्त हो गया, अब भले ही उसको उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है और उपभोग का अधिकार प्राप्त करने से पहले वह उस संपत्ति को जिसमें उसने क्या किया है, स्वत्व प्राप्त किया है, उस संपत्ति को क्या कर सकता है, अंतरित कर सकता है धारा 6 के अनुसार। किंतु समाश्रित हित की अगर बात करें तो समाश्रित हित में ऐसा नहीं है। समाश्रित हित में वह व्यक्ति उस संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता, उसका अंतरण नहीं कर सकता। अगला अंतर अगर हम देखें तो निहित हित रखने वाले अंतरिति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को बेची जा सकती है। जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तो सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 60 है इसका प्रावधान करता है। लेकिन समाश्रित हित में तो समाश्रित हित रखने वाले अंतरिति के संपत्ति को न तो कुर्क किया जा सकता है न उसकी संपत्ति को बेची जा सकती है। वहीं अगर हम अगला अंतर देखें तो निहित हित में स्वामित्व स्पष्ट होता है, किंतु अगर हम समाश्रित हित की बात करें तो वह किसी घटना के घटित होने या किसी घटना के न घटित होने पर आधारित होता है। अर्थात वह घटना अगर घटित होगी तब तो उसे जो है कि समाश्रित हित उसका निहित हित में बदलेगा, और अगर वो घटना नहीं घटित होती है तब उसका समाश्रित हित समाप्त हो जाएगा। अब इसी के साथ हम क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल सादा और सिंपल भाषा में अगर उदाहरण दें देसी बोलचाल की भाषा में, तो निहित हित क्या होता है और समाश्रित हित क्या होता है हमने विधि की भाषा में तो जान लिया। इसको अगर बोलचाल की भाषा में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे काफ़ी व्यंजन बने हुए हैं, दाल, रोटी, सब्जी, पुलाव, पनीर, बहुत सारी वस्तुएं हैं खाने के। अब उसमें से क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति क्या करता है जिसने ये सब प्रोग्राम रखा हुआ है भोजन का, वह क्या करता है कि एक बड़े से प्लेट में सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सजा देता है और वह क्या करता है किसी व्यक्ति को दे देता है और उस पर यह शर्त अधिरोपित कर देता है कि यह प्लेट आपकी है, अर्थात अब आप इसके स्वामी हैं, किंतु इसका भोजन आप तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि सभी व्यक्ति यहाँ पर खाना खाकर चले नहीं जाते। अर्थात यह निहित हित है। निहित हित कैसे है, देखिए, मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने वह व्यंजन तैयार किया, जिसने सबको वहाँ पे बुला के खाना खिला रहा है, वह अंतरण करता है। मान लीजिए जिस व्यक्ति को प्लेट दिया गया वो अंतरिति है, अंतरण किया गया किसका, भोजन का। तो
क्या हो रहा है कि अंतरणकर्ता उस थाली को, खाने से भरे थाली को क्या करता है, अंतरिति को यानी दूसरे व्यक्ति को देता है, अर्थात उसका स्वत्व दे देता है। किंतु उपभोग करने का अधिकार में क्या कर दिया उसने, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एक विनिर्दिष्ट समय के लिए क्या कर दिया उसने, रोक लगा दिया। कैसे रोक लगा दिया, उसने यह रोक लगा दिया, यह शर्त लगा दिया कि यहाँ उपस्थित सभी लोग जब तक भोजन करके नहीं चले जाते तब तक आप इस भोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसका भोजन खा नहीं सकते हैं। अर्थात यह क्या है, निहित हित है। अर्थात अगर इसके निहित हित के शर्तों को बारे में देखें तो यहाँ भी इसका पालन किया जा सकता है। कैसे, तो अगर स्वामित्व से प्राप्त हो गया उस प्लेट पे, उस थाली पे, अब वो क्या कर सकता है, या तो इंतजार करे कि सभी लोग चले जाएं तो भोजन को खा ले, या फिर वह क्या कर सकता है, वो प्लेट किसी को अंतरित कर सकता है। अर्थात निहित हित के सारे गुण इसमें मिल रहे हैं। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि निहित हित क्या होता है। हमको विश्वास है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि निहित हित क्या होता है। अब समाश्रित हित की बात करें तो बिल्कुल यही उदाहरण ले लीजिए। इसमें जिस व्यक्ति ने व्यंजन बनाए थे, जिसने सबको निमंत्रण दिया था, उसने किसी व्यक्ति को क्या किया, उसने कहा कि आप भी यहाँ पर एक प्लेट भोजन कर सकते हैं। एक प्लेट सजा दिया पूरा भोजन से, और उसने कहा कि ये जो प्लेट रखा हुआ है मैं ये आपको भोजन दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब यहाँ से सभी लोग भोजन करके चले जाएंगे और फिर अगर खाना बचेगा तब मैं आपको भोजन दूंगा। अर्थात यह एक क्या है, अनिश्चित घटना है। जरूरी नहीं है कि भोजन बचे ही, और यह भी जरूरी नहीं है कि भोजन समाप्त हो जाए। अर्थात एक अनिश्चित घटना के घटित होने या अनिश्चित घटना के घटित न होने पर आधारित है। अर्थात अभी भी जब तक खाना बच नहीं जाता है तब तक वो जो अंतरिति है उस व्यक्ति का मात्र और मात्र समाश्रित हित है, न कि निहित हित है। अब जब वो घटना घटित हो जाएगी, घटना क्या है कि सभी लोग खाना खाकर चले जाएं और फिर खाना बच जाए, तो अगर ये घटना घटित हो जाती है तब जाकर के उसका जो समाश्रित हित है वो निहित हित में बदल जाएगा, अर्थात उसे एक प्लेट खाना मिल जाएगा। तो और जब तक यह घटना घटित नहीं होती है तब तक समाश्रित हित है। न तो वो क्या कर सकता है, उस थाली को अपने पास रख सकता है, न तो उसका स्वत्व है उस पर, और न ही उसका अधिकार, न तो भोग करने का अधिकार है उस पर, और न ही उस संपत्ति को अर्थात उस प्लेट को, खाने की प्लेट को किसी को अंतरित कर सकता है। तो ये है हमारा समाश्रित हित। हमने इस छोटे से जो है कि उदाहरण के साथ देख लिया कि समाश्रित हित क्या है और निहित हित क्या है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो समाश्रित हित है वह निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। कब, तो जो शर्त लगाया गया है वह शर्त यदि पूरा हो जाता है, समाश्रित हित में जो शर्त लगाई गई थी जब वो शर्त पूरा हो जाता है तो समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है। या फिर जहाँ पर असंभव हो जाता है, जहाँ पर शर्त पूरा होना असंभव हो जाता है, वहाँ भी समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हमने आज देख लिया सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 21। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।